मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मेरा हौसला भी जिद्दी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्त, मैं हूं चांद और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन जो साइंस से रिलेटेड है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं मेरे दोस्त, उसमें जनरल साइंस से क्वेश्चन आते ही हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो पूछेंगे सवाल एग्जाम में, इसी से, इससे कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। जी हाँ दोस्त, मैं ये दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन कहां से आएंगे। तो दोस्त, मैं चलता हूं टॉप 20 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। किसके मापने के लिए किया जाता है? तो सब जानते होंगे कि सिस्मोग्राफ का उपयोग कहां किया जाता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वैसे ऑप्शन पे चल लेते हैं और ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट में ऑप्शन में देखिएगा, यहां दे दिया है कि वर्षा आपेक्षण मापने में, दूसरा है भूमिगत जल स्तर के मापने में, तीसरा दे दिया है यहाँ पे भूकंप मापने में, और चौथा दे दिया है कि उपयुक्त में से कोई एक होगा। तो एक से अधिक होगा, तो ऐसा नहीं है, कोई एक ही है ऑप्शन। तो दोस्त, अगर आप पढ़े हैं तो ये आप अच्छे से जानते होइएगा कि सिस्मोग्राफ का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, किसमें करते हैं। जी हाँ, तो ऑप्शन मेरा सबसे सटीक है ये भूकंप मापने में। अब आप सोच रहे होंगे कि कभी कभी तो रिएक्टर स्केल का भी कर देते हैं भूकंप मापने में। तो दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए कि रिएक्टर स्केल क्या होता है और ये सिस्मोग्राफ क्या होता है। तो देखिए, सिस्मोग्राफ एक क्या होता है कि यंत्र होता है, ठीक है, और रिएक्टर स्केल एक स्केल होता है, जिस स्केल पे क्या होता है कि 0 से लेकर के 10 तक के पैमाना लिखा होता है, और उस पे ही क्या होता है कि जब भूकंप आते हैं तो उस पे पाठ्यांक जो है बढ़ते चले जाते हैं, तो वो पता किया जाता है कि कितना तक के भूकंप गया है। ठीक है, जैसे सिस्मोग्राफ में क्या होता है कि सिस्मोग्राफ एक यंत्र है, जब भूकंप आते हैं तो वो धरती के झटके को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है और कंप्यूटर पे डिस्प्ले करता है उसका ग्राफ। जितना बड़ा ग्राफ होगा वो उतना बड़ा भूकंप होगा। ठीक है, तो एक तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि थर्मामीटर है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को देखते हैं डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में देखते हैं। ठीक उसी तरीका से मान लीजिए कि सिस्मोग्राफ एज ए थर्मामीटर, मतलब कि सिस्मोग्राफ एक थर्मामीटर की तरह है, और उसमें जो पाठ्यांक लिखा हुआ है 0 से 10 तक के रिएक्टर स्केल पे, जैसे थर्मामीटर में लिखा होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक उसी तरीका से। तो ये दोनों में अंतर ही होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। जी हाँ, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे दिया कैलोरी, दूसरा दे दिया है केल्विन, तीसरा दे दिया है जूल, और चौथा दे दिया अर्ग। तो इस खाद्य ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं, किस में मेजर करते हैं। तो जो भी खाद्य होता है उसमें एनर्जी होता है, उसको क्या करते हैं हम कि ऊर्जा जो निकलती है वो कैलोरी में मापा जाता है। जो भी भोजन खाद्य पदार्थ जो भी होता है उसमें देखते हैं कि कितना कैलोरी है इसमें। ठीक है, तो वो कैलोरी में मापा जाता है। ये मेरा सही ऑप्शन होगा, कैलोरी। ठीक है, अब केल्विन क्या होता है ये देख लीजिए। ये जो केल्विन है वो केल्विन क्या होता है, तो एक ताप मापने की इकाई होती है, ठीक है, जिससे मापा जाता है। और जूल क्या होता है, तो जूल क्या होता है कि आप जानते हैं कि ऊर्जा या उष्मा का क्या होता है कि मापन इकाई होता है ये। ठीक है, और अर्घ तो आपको पता ही है कि सीजीएस यूनिट है, किसका है ये हम नहीं बताएंगे, पिछले क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है कि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन अगर 5 घंटा जलता है तो 30 दिन में कितना यूनिट खर्च करेगा। सभी के घर में ये लगा होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, कि 60 वाट का बल्ब है, अगर 5 घंटा डेली जल रहा है तो 30 दिन में कितना ऊर्जा खपत करेगा, कितना यूनिट ये उठेगा। तो ये समझना है, 1 यूनिट 1 किलोवाट होता है। ठीक है, तो इसमें अब हमको देखना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या कीजिए कि इसमें 60 वाट दे दिया है। 60 वाट को आप जो है 5 घंटे जलते हैं डेली, तो 1 घंटा में मतलब 60 वाट जल रहा है, तो 5 घंटा में कितना होगा, उसमें 5 से गुना कर दीजिए। और 30 दिन कहता है, तो ये तो 1 दिन का निकला ना।
कि 60 वाट का बल्ब है, 5 घंटे डेली जल रहा है, मतलब एक दिन में 5 घंटे जल रहा है। अब हमें 30 दिन का निकालना है, तो 30 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद, गुना करने के बाद कितना आ गया? 9000 आ गया। लेकिन 9000 ये जो आया, ये वाट आवर आया है, लेकिन हमें इसको किलो वाट में कन्वर्ट करना है। तो किलो, 1 किलो बराबर कितना होता है? 1000 होता है। क्या कीजिए कि इसमें 1000 से भाग दे दीजिए। भाग देने पे आपका आ जाएगा 9 किलो वाट आवर। यानी कि आपका जो है 30 दिन में कितने यूनिट खर्च हो जाएगा बिजली? 9 यूनिट खर्च हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, ये मेरा जो है बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि 9 यूनिट। आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, कर सकते हैं। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नदी में जो जल प्रदूषित हो जाता है उसको मापने के लिए क्या किया जाता है? किसमें मापा जाता है या किससे मापा जाता है? ये नदी या तालाब जो भी हो जिसमें जल अगर प्रदूषित हो जाए तो उसको किस में मापा जाता है? दे दिया है क्वेश्चन। ऑप्शन पे चलते हैं, पहले देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन में दे दिया है Cl2, मतलब क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से मेजर करते हैं कि जल में कितना क्लोरीन घुला हुआ है, उससे मात्रा करते हैं। या O3 मतलब ओजोन, जो जल में घुली होती है उसकी मात्रा से मेजर करते हैं कि कितना दूषित है। या थर्ड नंबर दे दिया H2 मतलब हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन से मेजर करते हैं। या चौथा नंबर दे दिया है आपका ऑक्सीजन O2। तो ये देखते हैं। तो देखिए जल में क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं है, मतलब कि जल क्या है कि ठीक है, स्वस्थ है, हेल्दी है, कोई दूषित नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये जल क्या है कि दूषित है तो मतलब ऑटोमेटिक ऑक्सीजन की मात्रा उसमें क्या होगी कि कम जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा हम मेजर करते हैं कि कितना ऑक्सीजन है, क्योंकि जल में जो रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो उसी को क्या करते हैं कि सांस लेने में मदद करते हैं ऑक्सीजन को, ये तो पता ही है। तो क्योंकि जल क्या होता है H2O, जल का सूत्र होता है। तो हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन ही होगा, तो उसमें घुली हुई मात्रा को हम मेजर करते हैं कि कितना है, रेशियो कितना नहीं है, तो ऑक्सीजन से करते हैं। तो ये मेरा ऑप्शन क्या होगा कि डी नंबर सही होगा। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। यानी कि जो भोजन होता है उस भोजन में सबसे अधिक मात्रा किस चीज की होती है कैलोरी के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन में दे दिया है कि विटामिन की, दूसरा वसा की, और तीसरा दे दिया कार्बोहाइड्रेट्स की, और ये चौथा दे दिया है प्रोटीन्स की। तो इस किसमें मतलब सबसे ज्यादा जो है ये कैलोरी पाई जाती है? तो दोस्त सबसे ज्यादा अगर कैलोरी होती है किसी भी खाद्य पदार्थ में तो वो होती है वसा में, सबसे ज्यादा फैट में होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि आकाश या समुद्र की नीलिमा, नीलिमा मतलब जानते हैं कि नीला जो फैल जाता है आकाश में उसी को कहते हैं। तो आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो जल देखते हैं नीला होता है तो वो अपना क्या होता है कि चारों ओर जो है प्रकीर्णन करता है, वो अपना कलर तो नीला दिखता है ना, प्रकीर्णन करता है। उसके बाद आकाश में भी आकाश नीला होता है, वो चारों ओर अपना नीला कलर का प्रकीर्णन करता है, जिसके कारण क्या होता है आकाश हमको नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन कहता है फेदोमीटर, दूसरा दे दिया है यहाँ पे सोनोमीटर, तीसरा दे दिया है साइनोमीटर एंड चौथा दे दिया है बैरोमीटर। तो देखिए इसमें किसका उपयोग करते हैं? तो ये तो सब जानते हैं कि फेदोमीटर क्या होता है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देंगे। चौथा बैरोमीटर देख लीजिए, बैरोमीटर दे दिया है, बैरोमीटर भी बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देंगे, ठीक है। अब बच गया ये दो पे हमें डाउट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में से कौन होगा ये देखना है मुझे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि फेदोमीटर, फेदोमीटर जो होता है क्या होता है कि समुद्र की गहराई मापने में करते हैं प्रयोग, ठीक है। ये डी नंबर देख लीजिए, डी नंबर यहाँ पे दे दिया है। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? बैरोमीटर। तो ये वायु दाब को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बच गया ये दो, इस पे हमें डाउट हो रहा है, तो ये होना चाहिए। अब सोनोमीटर देख लीजिए, सोनो मतलब साउंड होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोनो मतलब साउंड, पता चलता है 100 से सोनो, 100 से साउंड, ऐसे ही पता कर लीजिए। तो जब कोई पतंग उड़ाता है ना, पतंग उड़ाता है तो उसमें तनी हुई धागा रहता है, डोरी रहता है, तो उससे क्या होता है कि वाइब्रेट करके साउंड निकलता है। उस साउंड को क्या करते हैं कि मेजर करने के लिए सोनोमीटर का उपयोग करते हैं। अब ये मेरा ऑप्शन डी, तो ये मेरा सही ऑप्शन होगा डी कि साइनोमीटर, जो समुद्री या आकाश की नीलिमा को मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है इसमें कि महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, महासागर की गहराई को मापने के लिए। तो अभी हमने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। पहला दे दिया है कि लैक्टोमीटर, ठीक है। दूसरा दे दिया है कि नैनोमीटर, तीसरा दे दिया है फेदोमीटर एंड चौथा दे दिया है हाइड्रोमीटर। अब ये कौन सा होगा ये देखना है। तो अभी मैंने जस्ट चर्चा किया है, आपको बता दिया है कि गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, समुद्र की गहराई, तो फेदोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सही करेक्ट आंसर है, फेदोमीटर, ठीक है। और हाइड्रोमीटर तो आपको पता ही है। लैक्टोमीटर तो पता ही है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ होता है ये, ठीक है, वो एक दूरी होता है, उसके लिए करते हैं हम लोग। तो और इस हाइड्रोमीटर का पता ही है आपको कि हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो ये कहने की बातें नहीं है, ये फेदोमीटर मेरा सही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कहा जाता है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। जी हाँ, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो चलते हैं ऑप्शन पे देखते हैं क्या है। दे दिया है जल की गहराई को मापने में, दूसरा दे दिया जल की शुद्धता मापने में, तीसरा दे दिया जल की बहाव मापने में और चौथा दे दिया है जल की मात्रा को मापने में। तो दोस्त यहां समझ लीजिए, जल की गहराई तो फेदोमीटर से मापते हैं, जो समुद्र में जहां भी हो। जल की शुद्धता अभी आपको बता दी है कि O2 जो ऑक्सीजन है, तो उससे जो है हम लोग क्या करते हैं कि जल की शुद्धता मापते हैं कि कितना है कितना नहीं है। जल की मात्रा तो होगा नहीं। अब ये सी नंबर मेरा सही करेक्ट आंसर होगा कि जल की बहाव क्यूसेक में मापा जाता है कि कितनी तेज से बह रही है या कितने धीमी से बह रही है। और इससे पहले मैंने जो क्लास हुआ था उसमें मैंने बता दिया था कि ये जो है जल की बहाव को कैसे मापा जाता है, कैसे। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि दे दिया है कि वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं। अगर कोई वाहन चल रही है तो कितनी दूरी तय की है, नहीं तय की है, उसको किस में मेजर करते हैं, ये देखना है। इससे प्रीवियस वाले क्लास में ही क्लियर हो चुका था ये चीजें। खैर आप देख लीजिएगा, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या आप जाइएगा तो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में ही है ये सब चीजें। चलते हैं ऑप्शन पे, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। वैसे आपको बता दूं, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि चाल मापी के द्वारा, ठीक है। दूसरा दे दिया है पथ मापी के द्वारा एंड तीसरा दे दिया है थर्मोमीटर के द्वारा और चौथा दे दिया है किलोमीटर के द्वारा। जो दूरी तय करते हैं किसके द्वारा मापा जाता है, किलोमीटर के द्वारा नहीं, किलोमीटर के द्वारा नहीं मापा जाता, वो तो दूरी है। अब कहिएगा कि नहीं हम गाड़ी से जाते हैं तो अपनी गाड़ी में किलोमीटर देखते हैं, लेकिन मापने वाला यंत्र क्या होता है, वो तो डिस्प्ले करता है कि किलोमीटर इतना गए हैं, लेकिन जो माप रहा है उसको क्या कहते हैं, उसी को तो देखना है, इसमें उसी का सवाल है। तो ये चाल मापी बिल्कुल नहीं, चाल मापी भी नहीं होगा। अब देखिए पथ पे चल रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, तो ये पथ मापी होगा, ठीक है। और पथ मापी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था उसका नाम। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए पथ मापी को ही ओडोमीटर या ऑडोग्राफ कहते हैं, ठीक है। ओडोमीटर या ऑडोग्राफ कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये कभी कभी इंग्लिश में भी नाम दे देगा ऑडोमीटर के द्वारा या ऑडोग्राफ के द्वारा या पथमापी के द्वारा। तो दोस्त यहाँ पे मेरा ये सही होगा, पथमापी, ठीक है। उसी के द्वारा हम कितनी तय किए हैं वाहन, वो पहिया के द्वारा उसको काउंट करते रहता है, पहिया से उसका कनेक्शन होता है, तो वो दूरी उसको बताते रहता है कि कितना दूरी तय किया है नहीं किया है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि किए गए काम को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। जो काम किया जाता है तो कितना काम किए ना किए, उसको किस यंत्र से मापा जाता है। चलिए ऑप्शन में चलते हैं, फिर क्लियर करते हैं। ऑप्शन में दे दिया है यूडियोमीटर द्वारा, तो यूडियोमीटर होता है। दूसरा है एनीमोमीटर द्वारा, तीसरा दे दिया है हाइटोमीटर द्वारा एंड चौथा दे दिया अर्गोमीटर द्वारा। तो अर्ग मतलब तो जानते ही हैं कि क्या होता है, तो ये जान लीजिए कि अर्गोमीटर ही है इसमें ये। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। अब समझते हैं कि यूडियोमीटर आखिर करता क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है ना कि ऑडियोमीटर क्या करता है। यूडियोमीटर क्या करता है कि समझ लीजिए, यूडियोमीटर जैसे कि मान लीजिए कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसके थ्रू क्या होता है कि गैस निकलता है, तो गैस कितनी मात्रा में निकला है इसको मेजर करने के लिए यूडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एनीमोमीटर समझ लीजिए कि एनीमोमीटर करता क्या है। ये एनीमोमीटर क्या करता है
कि हवा की गति या उसकी दिशा को मेजर करने के लिए एनेमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि हवा किस डायरेक्शन में बह रही है और कितनी तेजी से बह रही है, चल रही है, उसकी मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बच गया ये मेरा तीसरा है ये हाइटोमीटर। हाइटोमीटर क्या करता है ये जान लीजिए। तो ये वर्षा को मेजर करने के लिए होता है। अब आप कहिएगा, यहां पे कंफ्यूज हो जाइएगा कि वर्षा को मेजर करने के लिए तो रेन गेज का इस्तेमाल करते हैं, फिर हाइटोमीटर का क्यों? तो दोस्त समझ लीजिए इस चीज को कि रेन गेज और हाइटोमीटर में अंतर क्या होता है। रेन गेज ये मेजर करता है कि वर्षा कितना मिलीमीटर हुआ है, कितना अधिक वर्षा हुआ है, ये मेजर करता है। और ये हाइटोमीटर है कितनी तेजी से बारिश हो रही है, इस चीज को मेजर करता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें यही डिफरेंट है कि रेन गेज से वर्षा कितना हुआ है ये मेजर किया जाता है, हाइटोमीटर से कितना तेज से बारिश हो रही है ये मेजर किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है यहाँ पे कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जी हाँ, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को। वैसे अधिक से अधिक जो टेम्परेचर होता है, जिसको हम छू नहीं सकते, सामने जा नहीं सकते हैं, अगर उसको मेजर करना है तो उसको किस चीज से मेजर करते हैं? वहां जाके सामने तो फिजिकली हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूर से कर सकते हैं। इसको बताएंगे, आएगा क्वेश्चन, सवाल आएगा। चलिए सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कहता है कि डायगोमीटर द्वारा, दूसरा दे दिया इसमें क्रायोमीटर द्वारा, एंड तीसरा दे दिया इसमें कि क्या दे दिया, हाँ तीसरा दे दिया है क्रेम्टोमीटर द्वारा, एंड चौथा दे दिया है कि सायोमीटर के द्वारा। तो किसके द्वारा हम मेजर करते हैं कम टेम्परेचर को? तो दोस्त इसमें है क्रायोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि कम टेम्परेचर जो होता है उसको हम मेजर करते हैं। अब समझते हैं इसमें कि डायगोमीटर का उपयोग आखिर हम करते कहां है। तो डायगोमीटर क्या करता है कि शुद्ध जो बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, उसको जो है मेजर करने का काम डायगोमीटर का होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से, देखिएगा इसमें, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पैरामीटर कहा जाता है? पैरामीटर निम्नलिखित में से। अब निम्नलिखित कौन है देख लेते हैं। पहला दे दिया है विकिरण तापमापी, दूसरा दे दिया है ताप विद्युत तापमापी, एंड तीसरा दे दिया है गैस मापी, एंड चौथा देख लीजिए, चौथा दे दिया है द्रव्य तापमापी। किसको जो है पैरामीटर कहा जाता है, किसको? तो ये देख लीजिए। तो इसमें देखिए पैरामीटर पहले समझ लीजिए, फोटो देख लीजिए पैरामीटर का। ये पैरामीटर है, इसमें मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, पिछले वाले क्लास में, उससे पता हो जाएगा कि पैरामीटर क्या करते हैं। अगर कोई दूर स्थित वस्तु है और उसमें टेम्परेचर काफी अधिक है, हम वहां फिजिकली सामने जा करके नहीं लेंगे तो झुलस जाएंगे, जलिए जाएंगे सामने। तो क्या करना है, हमको दूर से ही क्या करना है, उसको टेम्परेचर को ले लेना है। तो इसके लिए इसी का उपयोग करते हैं। देख लीजिए, इसको क्या करते हैं कि फोकस मारते हैं, लेजर मारते हैं। लेजर मारने के बाद क्या करता है कि वो लेजर वहां पे जाकर के रिटर्न आता है और ये टेम्परेचर उससे पता कर लेते हैं पैरामीटर से। ये बताए थे हम कि एक तरह का ये क्या होता है कि सेंसिंग रिमोट सेंसिंग क्या होता है, थर्मामीटर होता है, जिसे लेजर मार करके हम किसी वस्तु का टेम्परेचर प्राप्त कर लेते हैं। तो ये विकिरण, समझिए यहाँ विकिरण मतलब किरण होता है, लेजर होता है, उसी के थ्रू क्या होता है कि ये मापा जाता है। तो ये मेरा क्या है कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अत्यधिक तापमान को मापने के लिए किया जाता है? हाँ, सबसे अधिक हाई टेम्परेचर है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि कहीं दूर स्थित वस्तु है, हाई टेम्परेचर है, सामने जाएंगे झुलस जाएंगे। तो सामने तो जा नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना है, दूर से ही उसको क्या करना है कि टेम्परेचर ले लेना है कि कितना टेम्परेचर है। किसका उपयोग करेंगे? दिमाग में आ रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन देते हैं, मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, फोटोमीटर, दूसरा पैरोमीटर, तीसरा फोनोमीटर, एंड चौथा पैक्टोमीटर। किसका उपयोग करते हैं? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, मैंने अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में भी डिस्कस कर दिया है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा पैरोमीटर। दूर से ही ले लेते हैं टेम्परेचर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है इसको, लेकिन कोई नहीं, हमको घूमना नहीं है, हमें सही मारना है और समझना है इस चीज को। अब चलते हैं, हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट नंबर जो दे दिया है फोटोमीटर,
इसका उपयोग कहाँ करते हैं? देखिए, फोटोमीटर क्या होता है कि प्रकाश को मापने में करते हैं कि कितनी तेजी से प्रकाश आ रही है या कितनी धीमी गति से प्रकाश आ रही है, उसका हम मेजर करते हैं फोटोमीटर से। ठीक है। अब पैरोमीटर तो आप समझ गए कि पैरोमीटर का उपयोग तो हो टेम्परेचर लेने में, हाई टेम्परेचर लेने में उपयोग करते हैं। जितना से जितना हाई हो सबका ले लेगा टेम्परेचर लेजर के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है फोनोमीटर। फोन पता है ना, फोन, तो इससे पता चल रहा है फोन। तो फोन से जो साउंड निकलती है उस साउंड को मेजर करने के लिए फोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, फोन मतलब फोन का इस्तेमाल साउंड का, मीटर तो फोन, ऐसा नहीं कि फोन को मेजर करने के लिए, फोन से जो साउंड निकल रही है उसको मेजर करने के लिए फोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला जो है पैक्नोमीटर है। अब देखिए पैक्नोमीटर क्या करता है ये काम। तो पैक्नोमीटर करता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं भी पानी है उससे जो बुलबुला निकलता है, चाहे ग्लास में हो, बर्तन में हो, थरिया में हो, कहीं हो, उससे जो बुलबुला निकलता है, तो बुलबुला का वेट तो होगा, आयतन तो होगा उसका, कितना आयतन का है। तो जितने भी बुलबुले होते हैं वो सबको थपथपा करके क्या करते हैं, साइड कर देते हैं। साइड करने के बाद उसका क्या होता है कि आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो आयतन किससे ज्ञात करते हैं? इसी पैक्नोमीटर के द्वारा करते हैं दोस्त। तो इसको याद रखिएगा, पैक्नोमीटर के द्वारा जो है हवा करते हैं, जल के बुलबुलों को आयतन ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, क्लियर रहेगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने में किया जाता है? देखिए, अब भट्टी के अंदर के टेम्परेचर को मापना है भाई। भट्टी में जाइएगा टेम्परेचर नापने, तो भट्टी जैसा जल के झुलस जाइएगा, तो वहां पे हम जा नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं वहां पे जा करके? वहां पे जाएंगे तो हमें जाना तो है नहीं, दूर से ही ले लेना है। और जब दूर से लेंगे टेम्परेचर, तो आपको पता है कि किस चीज से लेंगे, क्या चीज से लेंगे? ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन में पहला दे दिया पैरोमीटर, दूसरा दे दिया है थर्मोकल, चौथा थर्मामीटर, तीसरा थर्मामीटर एंड चौथा दे दिया थर्मिस्टर। किसके द्वारा लेंगे हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप जान चुके हैं ऑप्शन क्या है क्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलो यार बता देते हैं, वरना कहोगे बिना बताए चले गए। हाँ, तो ये पैरोमीटर है। अब इसकी डिटेल्स कितना बार बताया, बहुत बार बता चुके हैं भाई, याद हो चुका है बताते बताते। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान मापने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? देख लीजिए क्वेश्चन को, समझ लीजिए। अब 1500 डिग्री सेल्सियस है, 1500 डिग्री सेल्सियस के पास आप जाइएगा तो क्या होइएगा? खाक हो जाइएगा, जलिए जाइएगा, झुलस जाइए। जब गर्मी अभी आ रहा है ना, तो गर्मी में कितना टेम्परेचर सह लेते हैं। जब 50 डिग्री जाता है ना, तो देह चुलचुलाने लगता है, जलने लगता है। तो समझ जाइए कि 1500 डिग्री सेल्सियस के पास जाइएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस को अगर मापना है तो आपको पता है कि क्या करेंगे। चलिए ऑप्शन देते हैं, आप खुद पता लगा लीजिएगा कि किस में मेजर करते हैं। पहला ऑप्शन दे दिया है कि ताप वैद्युतगम थर्मामीटर, दूसरा चिकित्सीय थर्मामीटर, चिकित्सा में जो उपयोग करते हैं, चिकित्सा संबंधित थर्मामीटर। ठीक है, तीसरा दे दिया है कि प्लेटिनस प्रतिरोध थर्मामीटर एंड चौथा दे दिया है पायरोमीटर। समझिए चीज को, तो ताप वैद्युत थर्मामीटर तो होगा नहीं। ठीक है, ये बहुत कम टेम्परेचर जैसे होता है, ताप तो 100 डिग्री 200 डिग्री तक के मिट्टी के मेजर कर लेंगे, लेकिन 1500 डिग्री सेल्सियस तक के मेजर नहीं किया जाता है। चिकित्सीय थर्मामीटर देखिए, चिकित्सा में जो उपयोग करते हैं थर्मामीटर, उससे तो क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं, मानव के शरीर के, मरीजों के शरीर का टेम्परेचर ले लेते हैं, या आम लोग घर में अपना टेम्परेचर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, चिकित्सीय, सिर्फ चिकित्सा के लिए ही रखा जाता है, ना कि जाके 1500 डिग्री सेल्सियस में सटा देंगे, उसमें नहीं रखा जाता है। ठीक है, प्लेटिनम है उसका भी उपयोग नहीं करते हैं। आपको पता ही है ऑप्शन, मुझे क्या बताना है, कितना बार बताए इसको, ये हो बेहुदा बार बार आ ही जाता है। पायरोमीटर, तो ये पायरोमीटर क्या होगा कि मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे कहता है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस के पैमानों को भी माप सकता है, कौन सा थर्मामीटर होता है? चलिए ऑप्शन में देते हैं। ऑप्शन में दे दिया है कि पारे का थर्मामीटर, जिसमें पारा भरा होता है, दूसरा दे दिया है गैस थर्मामीटर, तीसरा दे दिया है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, और चौथा दे दिया है कि वाष्प दबाव थर्मामीटर। आप ही बताइए, 2000 डिग्री सेल्सियस है और उसका हमको टेम्परेचर मेजर करना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? पता है विकिरण,
तो ये पूर्ण विकिरण के द्वारा क्या करते हैं, पैरामीटर जो होता है उसी के द्वारा लेते हैं। कितना बार आएगा बे, तंग करके रख दिया, निकल। अगला नंबर क्वेश्चन आया है कि पाइहीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है। जी हाँ, पाइरोहीलियोमीटर के द्वारा किसके द्वारा क्या चीज मापते हैं हम लोग। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कह रहा है यहाँ पे कि सोलर रेडिएशन को मेजर करते हैं, या सन स्पॉट को करते हैं, या हवा के ताप को करते हैं, या पौधे के ताप को करते हैं। किसको करते हैं ये, पाइरोहीलियोमीटर के द्वारा। पाइरोहीलियोमीटर के द्वारा दोस्त क्या होता है ना कि सोलर से जो रेडिएशन निकलता है उसको मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हम लोग सोलर रेडिएशन के द्वारा करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं क्या है। कहता है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए या वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो दोस्त, समुद्र में जो डूबी हुई है उस चीज को पता लगाना है तो किसका उपयोग करेंगे। पहले ऑप्शन पे चलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला दे दिया गैल्वेनोमीटर, दूसरा दे दिया है कि ऑडियोमीटर, तीसरा है सेक्सटेंट मीटर, एंड चौथा है सोनार। किसके द्वारा पानी में जो डूबी हुई वस्तु रहती है समुद्र में, उसमें किससे मेजर करते हैं हम लोग। तो पहले समझ लीजिए कि ऑप्शन करेक्ट क्या है, फिर डिस्कस कर लेते हैं सभी ऑप्शन पे। तो देखिए, समुद्र में जो वस्तु डूबी हुई रहती है उसको अगर पता करना है तो उसमें सोनार का यूज करते हैं। सोनार क्या करता है कि जहाज में लगा होता है, वो पानी के अंदर रेडिएशन को भेजता है, रेडिएशन उस धातु से, मेटल से टकरा करके वापस आता है, और यहाँ पे एक अलार्म होता है जो अलार्म को क्या करता है, जनरेट कर देता है, बजाने लगता है, टन 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 टन। तो वो बजने लगता है, उसे पता लग जाता है लोगों को, अरे यहाँ जरूर कोई सोना चांदी, जरूर कुछ ना कुछ मेटल वाली चीज है। वहां पर रुकते हैं, गोताखोर उसके थ्रू जाता है, जाकर के वहां पता लगाता है क्या है, फिर उसको लेकर के वापस आ जाता है। ठीक है, तो सोनार के द्वारा ही उसका पता लगाया जाता है। अब समझते हैं ऑप्शन वाइज। जैसे गैल्वेनोमीटर फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया है, तो गैल्वेनोमीटर करता क्या है दोस्त। गैल्वेनोमीटर करता है कि विद्युत धारा को मेजर करने का काम करता है, मापने का काम करता है गैल्वेनोमीटर। ऑडियोमीटर आपको पता ही है, ऑडियो मतलब तो जानते हैं, मोबाइल में चलाते हैं ना, ऑडियो मतलब साउंड। ठीक है, तो ये सुनने की क्षमता को मेजर करता है कि कितना सुन सकता है ऑडियोमीटर। सेक्सटेंट, ये समझ लीजिए, तो ये क्या है कि दो बिंदु है, उसके बीच जो है कितने एंगल बना है, कितने डिग्री का एंगल बना है, उसको मेजर करने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा। ठीक है, सोनार का प्रयोग जो लोग करते हैं वो कौन करते हैं, ये समझना है। तो ऑप्शन चलते हैं, ऑप्शन पे देते हैं, क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, देते रहने दो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे दिया है कि डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, या अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा किया जाता है, या इंजीनियरों के द्वारा किया जाता है, या नौचालकों के द्वारा किया जाता है। दोस्त, किसके द्वारा किया जाता है ये सोनार का उपयोग। अब डॉक्टर तो करेगा नहीं, अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है ना, ये चीज क्लियर किया है कि सोनार का उपयोग कहाँ करते हैं, क्या करते हैं। तो क्या डॉक्टर जाते हैं उसमें? नहीं, डॉक्टर तो नहीं जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, अंतरिक्ष ऊपर जाके क्या करेगा, पानी में जाके क्या करेगा, ऊपर जाएगा ना बेचारा अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष द्वारा होगा नहीं। इंजीनियर करते हैं? नहीं भाई, इंजीनियर क्यों करेगा। तो ये कौन करते हैं, तो नौचालक जो होते हैं वो करते हैं। तो ये मेरा करेक्ट आंसर नौचालकों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र, मतलब किस यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने में करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। आर्द्रता को मापने के लिए मतलब ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, तो ह्यूमिडिटी आपको पता है कि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग और ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि द्रव्य घनत्व मापी के द्वारा, या आर्द्रता मापी के द्वारा, या मनोमापी के द्वारा, है ना, जो साइकोमीटर होता है उसके द्वारा, साइकोमीटर, या पवन वेग मापी के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है। अब यहां समझ लीजिए कि ऑप्शन मेरा सही क्या होगा, ऑप्शन मेरा सही क्या होगा। तो दोस्त, ऑप्शन यहाँ पे आर्द्रता मापी होगा। ठीक है, आर्द्रता मापी को हम लोग हाइग्रोमीटर कहते हैं। तो कभी कभी इंग्लिश में भी दे देगा कि हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस पेशेंस रख के सही तरीके से करना है। ठीक है, तो दोस्त ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहा मेरा टॉप 20 का एमसीक्यू क्वेश्चन।
जो दोस्त जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें ये सवाल पूछे जाएंगे, इसी से इर्द गिर्द इसी से आते हैं, इससे बाहर नहीं जाता है। मैंने बहुत एग्जाम को देखा है, मैंने खुद एग्जाम पास किया है, जॉब कर रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए दोस्त इससे बाहर नहीं जाएगा कहीं, इसको लेकर के चलना है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि हम लोग और मेरे टीम क्या करते हैं कि डेली टॉप 20 का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए दोस्त। तो इसे छोड़िए मत, थोड़ा समय निकाल करके, ठीक है। आप कोचिंग में कुछ समय देते हैं, 5 घंटे 10 घंटे दीजिए, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके इसे भी पढ़ लीजिए। हो सकता है यही आपकी जिंदगी बदल दे, लाइफ बदल दे। जी हाँ दोस्त, तो ज्यादा वक्त लगता नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।